हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अकबर अनपढ़ था फिर भी महान कहलाया, क्योंकि इतिहास वो नहीं बनाते जो किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं। इतिहास वो बनाते हुए जिनके अंदर जुनून होता है कुछ पाने का, कुछ कर गुजरने का। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो भारत चीन विवाद है। आज हम जानेंगे कि भारत और चाइना के बीच में क्या विवाद है, कैसे ये बढ़ा, कब से चला और आने वाले समय में कैसे वो खत्म हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत चीन जो विवाद है ना, वो एग्जैक्टली अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो स्टार्टिंग का जो नजारा था कुछ ऐसा था कि ये देश का जो क्रम है ना वो शुरू से ऐसा ही है। ठीक है, ये चाइना वाला हिस्सा है, ये चाइना का हिस्सा है, और ये तिब्बत का, ये नेपाल का, इधर इंडिया। ये चारों देशों का क्रम जो है वो इसी तरह था। हुआ ये कि मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय भारत में अंग्रेज जो थे वो इधर आ चुके थे। भारत का इधर से कोई लेना देना ही नहीं था, मेरी बात समझिएगा। उस समय होता क्या था कि नेपाल में जो थे वो राणा वंश के शासकों का शासन चलता था। उस समय परंपरा ये थी कि एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करता, धन एकत्रित करता और अपने अधिकार में लेता, यही परंपरा चल रही थी। तो नेपाल का जब जी करता था वो तिब्बत पे आक्रमण कर देता था, हमला कर देता था, और तिब्बत को हर जाने के रूप में बहुत सारा धन नेपाल को देना पड़ता था। जब जब तिब्बत से धन नहीं आता था, नेपाल दोबारा से हमला करता था और बार बार तिब्बत को एक अच्छा खासा हर्जाना भरना पड़ता था नेपाल को। इसी से तंग आकर जब आपको कोई तकलीफ होगा तो आप किसको याद करोगे? ऊपर वाले को। उसी तरह तिब्बत को भी जब तकलीफ हुआ तो इसने याद किया किसको? ऊपर वाले को। ऊपर में था कौन? चाइना। ठीक, चाइना को याद किया, और क्या हुआ कि ये तिब्बत ने ये सोचा कि अगर मैं चाइना से हेल्प ले लूं तो मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा, इस समस्या से निकल जाऊंगा। बात एकदम सही थी। चाइना में उस वक्त जो था वो माछुओं का प्रशासन चलता था। माछुओं का प्रशासन चलता था। ये माछू जो थे ये चाइना के उत्तर की जनजाति थी एक, जो चाइना में, आप देखो चाइना में अच्छा खासा इनका जनसंख्या भी है। ठीक है, तो चाइना के उत्तर में थी, और ये जाति यहाँ चाइना में आई थी कब? 1720 के आसपास, मंगोलों का अंत करने के बाद इनका उदय हुआ था, और ये चलेंगे लगभग 1912 ईस्वी तक। ठीक है, ऐसा। तो माछुओं का प्रशासन था। तो जब तिब्बत ने चाइना से मदद मांगा तो चाइना ने मदद करने के लिए तैयार हो गया, और तिब्बत नेपाल से तो छुटकारा पा गया। लेकिन माछुओं ने यह सोचा कि बार बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा, इससे अच्छा क्यों ना चाइना ही तुम पर आक्रमण कर ले, अधिकार कर ले। तो चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। यहां तक बात समझ में आई? जब चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया तो अब चाइना का अधिकार चलेगा तिब्बत पे। यह बात है 1906 की। सीधी सीधी भाषा में आप समझिए, नेपाल का जब मन करता था वो तिब्बत पे आक्रमण कर लेता था, और तिब्बत को हर जाने के रूप में नेपाल को अच्छा खासा धनराशि देना पड़ता था। तो तिब्बत ने चाइना से हेल्प मांगा, चाइना ने मदद किया, लेकिन साथ ही साथ तिब्बत पर अधिकार भी कर लिया। यह बात है 1906 की। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, और अंग्रेज जो थे वो सिक्किम तक आ चुके थे। ये रहा सिक्किम का हिस्सा, यहां सिक्किम तक आ चुके थे। ठीक है, तो अंग्रेजों का हिस्सा चल रहा था इस साइड। अब हुआ क्या, 1912 के आसपास, 1912 में माछू का अंत हो गया। माछुओं का अंत हो गया, और जब माछुओं का अंत हो गया 1912 में, तो तिब्बत के दिमाग में यह आया कि हम अपने आप को स्वतंत्र कर लें, पूरी तरह से हम स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तिब्बत पे अधिकार चल रहा था किसका? चाइना का। तो जब चाइना 1912 में माछुओं का अंत हो गया तो तिब्बत के पास सुनहरा मौका था अपने आप को आजाद कर लेने का। तिब्बत ने वही किया भी। तो तिब्बत ने जब अपने आप को जैसे ही आजाद किया, वैसे ही अंग्रेजों ने, मतलब इंडिया ने तिब्बत पे आक्रमण कर लिया। और ये सिलसिला, एक दूसरे पे हमला करने का ये जो सिलसिला है वो चलता रहा। कब तक? उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था 1910 में आ चुका था, कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये आ चुका था। ठीक, ये आ चुका था। तो इसने क्या कर दिया? तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। तो जब तिब्बत पर आक्रमण कर दिया तो 1912 से लेकर और 1914 तक यही लड़ाई झगड़ा चलता रहा।
ठीक है, ऐसा बार बार तिब्बत पे आक्रमण, तिब्बत को एक अच्छा खासा धनराशि और ये सारी चीजें देनी पड़ती थी। मेरी बात आ रही है समझ में? उधर चाइना परेशान करता था, इधर से इंडिया परेशान करता, नेपाल परेशान करता था, अलग अलग हिस्से में अलग अलग लोग। क्योंकि तिब्बत देखो एक बना हुआ लावा से निकला हुआ, ज्वालामुखी से निर्मित एक पठार है, अच्छा खासा खनिज था, अच्छा खासा सब कुछ था, तो सबके नजर में था, अच्छी खासी धनराशि थी। आ रहा है समझ में? तो ये चलता है। ये जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है ना, इनके आने से पहले देखो 1905 में भारत की स्थिति क्या थी कि बंगाल का विभाजन हो चुका था, बंगाल प्रेसिडेंसी का लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। और इसी के कारण क्या था कि लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष था, ठीक है, ऐसा। लेकिन जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आए तो 1911 में क्या हुआ, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। और बंगाल के विभाजन को रद्द करने के बाद बिहार और उड़ीसा नाम से दो राज्य भी बने, बिहार और उड़ीसा नाम से दो राज्य भी बने उसी वक्त। और ये लॉर्ड हार्डिंग का जो शासनकाल था, इसी के शासनकाल में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। आ रहा है समझ में? तो ये वाला पूरा प्रोसेस ऐसे था। मतलब 1912 में माछुओं का अंत हो गया। माछुओं के अंत होने के बाद तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, इधर से इंडिया जो है वो अधिकार कर लेता था, ठीक है। तिब्बत ने 1912 में अपने आप को स्वतंत्र किया, 1912 में अपने आप को स्वतंत्र किया, तो इधर इंडिया ने उस पर हमला कर दिया। यही चलता रहेगा कब? 1914 तक। 1914 में देखो हिस्सा क्या आएगा, विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का टाइम आएगा, ठीक है। और जब प्रथम विश्व युद्ध का टाइम आएगा तो अब सब उलझ के रह गए इसमें। अब जो ब्रिटिश यहां तक आए थे, ठीक है, वो भी इसके प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा था। तो अब हुआ क्या, इनके पास अच्छा बात यही था कि हम क्या करें, एक दूसरे के साथ संधि या समझौता कर ले, ठीक है, ऐसा। तो जब संधि या समझौता करने की बात आई, तब बात आई शिमला समझौता की, जो 1914 में शिमला समझौता हुआ। 1914 में शिमला समझौता जो हुआ वो तीन राज्य के बीच हुआ, तीन देश के बीच हुआ। कौन कौन? चाइना, तिब्बत और इंडिया। इनके बीच में क्या हुआ? शिमला समझौता हुआ। चाइना की तरफ से जो थे वो इवान चैन थे, वो आए थे, ठीक है। इसके बाद से आप देखो इधर, सॉरी, चाइना की तरफ से जो थे वो इवांग चैन आए थे। और इसके बाद विदेश सचिव जो थे ब्रिटिश के वो मैकमोहन थे, ठीक है, मैकमोहन वो आए थे। और इसके बाद से जो थे वो तिब्बत के वो थे लॉन्ग धेन, ठीक है, ये आए थे। तो ये तीन लोगों के बीच में एक संधि हुआ 1914 में, शिमला समझौता। इस शिमला समझौता के तहत हुआ क्या कि जो तिब्बत का हिस्सा था, ठीक है, ये तिब्बत के हिस्से को दो पार्ट में तोड़ दिया गया। इस दो पार्ट में तोड़ने के बाद क्या हुआ, ये वाला हिस्सा दे दिया चाइना को, और जो ये वाला हिस्सा था, दक्षिणी हिस्सा था, ठीक है, ये तिब्बत का भाग स्वतंत्र रह गया, ठीक है। अगर प्रथम विश्व युद्ध का टाइम नहीं होता तो शायद तिब्बत का आधा भाग भी नहीं बचता। आ रहा है समझ में? लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का टाइम था, ठीक है, यही कारण था कि तिब्बत का आधा भाग जो है अंग्रेजों ने स्वतंत्र कर दिया, ठीक है, कि ऐसा। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि भारत और तिब्बत के बीच में एक लाइन ड्रॉ हुई, इनके बाउंड्री की, कि भैया ये तुम्हारा और ये हमारा हिस्सा, ठीक है। इस लाइन को बोला गया मैकमोहन लाइन, ठीक है, इस लाइन को बोला गया मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन था ना, वो खींचा गया इधर जम्मू कश्मीर से लेके, ये फिर से खींच दो, ठीक है, ये मैकमोहन लाइन इस तरीके से खींचा गया। अब हुआ क्या कि ये जो मैकमोहन लाइन आया वो तिब्बत और इंडिया के बीच में क्या हुआ, एक बाउंड्री का काम कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से 1914 का शिमला एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो गया, सभी लोग इस पे एग्री भी हो गए। लेकिन समय के साथ हुआ क्या कि एक दौर आया, कब? 1914 के बाद डायरेक्ट 1959 में। ये वो टाइम था जब चाइना ने दोबारा से तिब्बत पे हमला कर दिया और तिब्बत के पूरे भाग पर अधिकार कर लिया। जब तिब्बत के पूरे भाग पर अधिकार कर लिया तो हुआ क्या कि चाइना ने जो मैकमोहन लाइन खींची गई थी भारत और इंडिया के बीच में, सॉरी, तिब्बत और इंडिया के बीच में, चाइना ने उस लाइन को, इस मैकमोहन लाइन को मानने से ही इनकार कर दिया। और जब मानने से ही इस लाइन को इनकार कर दिया तो भारत और चीन के बीच में एक विवाद बना बाउंड्री का, और यही विवाद जो है वो बनेगा 1962 का भारत चीन युद्ध का पहला कारण, ठीक है। 1962 का जो भारत चीन युद्ध था
उसका पहला कारण, ठीक है, यही बाउंड्री लाइन जो है वो बनेगी, जिसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। चाइना का कहना यह था कि जिस समय ये बाउंड्री लाइन खींची गई उस समय तो हम थे ही नहीं, हमारा इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो जब हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो हम इस बाउंड्री लाइन को नहीं मान सकते। क्लियर हुआ? और यही युद्ध बना, यही कारण बना 1962 के युद्ध का। और 1962 का ये वो टाइम था जब भारत जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र था। ठीक है, पूरी तरह से स्वतंत्र था। और इस दौरान भारत की ऐसी सरकार थी, ठीक है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन भारत की ऐसी सरकार थी, ठीक है, जो जिसके कारण भी, जिसका परिणाम स्वरूप भी ये 1962 का युद्ध देखने को मिल सकता है आपको। इस सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या थी? 1962 के जो युद्ध का सबसे बड़ा कमी क्या था कि जो आप खुद सोचो, आप जो भारत का रक्षा मंत्री है या जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनको लगता ये था कि हम तो सारे देशों के पास जा जाके टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इन देशों के साथ तो हमारा मित्रवत संबंध है, तो जब हमारी इन देशों के साथ मित्रता है तो ये देश हमारे पे कभी आक्रमण थोड़ी करेंगे। आ रहा है समझ में? तो अच्छा खासा धनराशि जो आर्मी पे खर्च हो रही है, ठीक है, वो हम धनराशि उतनी ज्यादा क्यों खर्च करें? आ रहा है समझ में? तो उतनी ज्यादा ना खर्च करें, इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? आर्मी का बजट ही कम कर दिया। क्लियर? जब आर्मी का बजट कम हो गया तो आर्मी की गाड़ियां ठप पड़ गई, सप्लाई कम पड़ गया, ठीक है, सप्लाई ठप पड़ गया। तीसरी चीज, ठीक है, जिस समय 1962 का युद्ध हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री और भारत का रक्षा मंत्री दोनों विदेश घूम रहे थे, ठीक, दोनों इंडिया में थे ही नहीं। अब खुद सोच के आप देखो, किसी राज्य का राजा और सेनापति दोनों गायब हैं, तो उस राज्य का क्या दशा होगा? आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो सरकार की लापरवाही, सरकार की लापरवाही। और तीसरा कारण यह था, ठीक है, कि जब बजट कम हो गया, सप्लाई कम हो गया, सरकार की लापरवाही थी, तो हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं था। यह युद्ध एक तरफा था चाइना को जीतने का। आप खुद सोचो, हमारे पास सैनिक ही इतने कम थे, 20,000 तो सैनिक ही थे लमसम, ठीक है, और चाइना के पास 80,000 थे। इनकी प्लानिंग थी, ये तो ताक में बैठे हुए थे कब हमला करें, ठीक है, लेकिन वो दौर था 1962 का। आज का जो दौर है वो 2022 का है, केंद्र में बैठे हैं मोदी जी, छील के रख देंगे। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, ऐसा तो आज के टाइम पे ये बवाल नहीं हो सकता, कल के टाइम पे ये बवाल हो सकता था। क्लियर है? तो जब 1962 का ये परिणाम हुआ, ठीक है, इन सारे परिणामों का, तो ये है हमारे उस समय के खास प्रधानमंत्री जिनकी लापरवाही थी, ठीक है, और ये है हमारे रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों अच्छा, ये दोनों पक्के मित्र भी हैं, ठीक है। तो देखो, मित्रता तभी बनती है जब अच्छे खासे विचार मैच करे। तो दोनों बाहर ही घूम रहे थे, एक थे लंदन, एक थे काठमांडू। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, ऐसा तो ये दोनों इधर का हिस्सा घूम रहे थे। मतलब उस समय जो भारत था वो बिना राजा का और बिना सेनापति का था। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि भैया हम वहीं से बोल दिए कि ऐसा है, बात कर लेना, ये कर लो, डिसीजन ले लो। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा तो ये हिस्सा था। दूसरी चीज क्या थी जो मैंने बताया, ठीक है, एक तो सरकार का जो था वो बजट कम था, और जब आर्मी के लिए बजट कम था तो अभी समझ लो आप ऐसा, पूरे विश्व में सबसे बड़ी अगर किसी की आर्मी है, ठीक है, तो वो किसकी है? चाइना, इसके बाद यूएसए, इसके बाद इंडिया। ठीक है, ये आर्मी है। लेकिन अगर खर्चे की बात किया जाए आर्मी पे, तो सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? यूएसए, और दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया, और तीसरे नंबर पे कौन है? चाइना। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, ऐसा तो सबसे ज्यादा खर्चा भी है। अब सोचो, बजट ही कम कर दिया इनका। आ रहा है समझ में? 1962 के टाइम पे, तो जब बजट ही कम कर दिया 1962 के टाइम पे, तो अब हुआ क्या कि जो गाड़ियां थी, जो सप्लाई था, वो कम हो गए। जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक थे उनको आधे से ज्यादा सैनिकों को बुला लिया गया। ठीक है, तो अगर मान लो कभी युद्ध होता भी है तो ये बताओ, जब गाड़ियां ठप पड़ी हैं तो पहुंच पाएंगे टाइम पे? नहीं, तो गोली बम बारूद कम पड़ेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो गोली बम बारूद कम पड़ने लगा।
ठीक है ऐसा। तो इतना ज्यादा गोलियां कम पड़ गई कि लोग बंदूकों के जो आगे का जो सिरा होता है ना, ठीक है, उन सिरों से युद्ध लड़ना पड़ा था ऐसा। और जो चाइना की आर्मी थी वो अच्छा खासा नरसंहार मचाई थी अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। देखो चाइना जो था वो दो ही तरफ से घुस सकता था। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना दो ही तरीके से घुस सकता था, ठीक है। एक तरीका कौन सा था, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, दूसरा ये सिक्किम का हिस्सा। सीधी सीधी बात है, सिक्किम में नाथुला दर्रा पड़ता है, 1962 में इसको बंद कर दिया गया था ताकि चाइना की आर्मी इधर से ना घुस जाए। तो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में गिरी। उस समय अरुणाचल प्रदेश को नेपा नगर के नाम से जानते थे, नेपा नगर के नाम से जानते थे। तो इधर घुसी, ठीक है। इधर घुसने के बाद एक अच्छा खासा इलाका कवर कर ली और इधर से इस वाले इलाके में घुस सकती थी। आ रहा है समझ में? तो इधर के इलाके को तो इसने कवर किया ही। दूसरा साथ साथ क्या किया, 1962 के युद्ध का जो परिणाम निकला वो कुछ बजट कम हो गया, गाड़ियां सप्लाई, बम बारूद कम हो गए। दूसरी चीज कि जो हमारी आर्मी थी ना, ठीक है, तो आर्मी में नेवी इन्वॉल्व ही नहीं हुई, सबसे बड़ी चीज। दूसरी एयरफोर्स इन्वॉल्व ही नहीं हुई। आ रहा है समझ में? इस युद्ध में नेवी इन्वॉल्व नहीं हुआ और एयरफोर्स इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो आर्मी केवल इन्वॉल्व हुई थल सेना हमारी, ठीक है, जिनकी संख्या ऑलरेडी कम थी। क्लियर हुआ? तो यह भी एक परिणाम था इस युद्ध को जीतने का। दूसरा क्या था, दूसरा हिस्सा क्या था कि जब चाइना ने हमारे यहां युद्ध किया तो युद्ध करने के साथ साथ परिणाम यह हुआ कि चाइना ने क्या काम कहा कि भैया हम जो क्षेत्र जीत चुके हैं लमसम 7200 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा, वो हम नहीं देंगे, ठीक है। और ये 7200 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा कौन सा था वो आप इधर से देख लो। ये है अक्साई चीन का इलाका, ये वाला हिस्सा, ये है अक्साई चीन का इलाका आज कहा जाता है, ठीक है। इतना हिस्सा चाइना ने कवर कर लिया और इसी हिस्से में पड़ता था हमारा मानसरोवर, ठीक है, कैलाश पर्वत, जो आज के डेट में किसके हिस्से में चला गया, चाइना के हिस्से में। आ रहा है समझ में? ठीक है ऐसा। तो ये वाला हिस्सा था, ये हो गया अक्साई चीन का इलाका। चाइना ने इसको, अब जब युद्ध जीत गया वो, तो चाइना ने इसको देने से इनकार कर दिया। क्लियर है? तो अब बताओ, ये जो मैकमोहन लाइन ये वाली खींची हुई थी, ठीक है, चाइना ने इसको मानने से इनकार कर दिया और कहा ये हमारी बाउंड्री लाइन नहीं है, एक्चुअल लाइन ये नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन को वो मानता है, ये जो डॉटेड है, इस लाइन को ये मानने लगा कि ये एक्चुअल हम LAC मानेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ऐसा। और ये हिस्से को उसने देने से मना कर दिया। यहीं पे था कैलाश पर्वत। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो जब ये हिस्सा उसने कवर कर लिया तो दूसरा मुद्दा बनेगा यहां पे विवाद का। पहला मुद्दा तो यही है कि अक्साई चीन वाला ये इलाका चला गया और बाउंड्री का विवाद होता है। मेरी बात आ रही है समझ में? और इधर अरुणाचल प्रदेश को वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानते हैं। आ रहा है समझ में? तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानते हैं। तो ये एक तो बाउंड्री का विवाद है इनके बीच में, पहली चीज, ठीक है। और ये हिस्से को कंट्रोल कर लिया है तो ये इसको LAC मानता है। आ रहा है समझ में? अक्साई चीन का इलाका है। यहां तक बात समझ में आई? अब हुआ क्या कि इस युद्ध के बाद ये देखो, ये अक्साई चीन का इलाका ये इतना चला गया, इधर ये POK वाला हिस्सा है ही है, ये LOC की लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। ये इधर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारे पास ये वाला हिस्सा ये इतना बच गया। आ रहा है समझ में? ठीक है। अगर चाइना से उस वक्त हमने ढंग से हमारी प्लानिंग रही होती, सब कुछ रहा होता, ठीक है, प्रॉपर सप्लाई रही होती और ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे रक्षा मंत्री नहीं रहे होते तो शायद ये वाला हिस्सा नहीं जाता। और अगर ये वाला हिस्सा नहीं जाता तो पाकिस्तान के मन में भी नहीं आता और 1965 का युद्ध भी नहीं होता। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो दूसरा कारण भी ये बना था। क्लियर हो गया? तो अब ये मुद्दा ये पूरी तरह से चल रहा था। अभी जो वर्तमान का, अभी जो बाउंड्री का मुद्दा है वो कुछ ऐसा है कि अभी गलवान घाटी का मुद्दा चल रहा है। गलवान घाटी का मुद्दा क्या है, आप इसको इस बात से ऐसे समझो कि ये जो हिस्सा है ना, जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है जो चला गया है चाइना के अंडर में, एक नदी बहती है ऐसे सियोक, जो जाके सिंधु में मिल जाती है। क्लियर? और एक नदी ये अक्साई चीन वाले इलाके से आती है जिसको बोलते हैं गलवान घाटी, गलवान रिवर, जो सियोक की सहायक नदी है, ठीक है, जो सियोक की सहायक नदी है और ये सियोक में मिल जाती है। तो जो गलवान रिवर का हिस्सा है ना, वो आधा पड़ता है अक्साई चीन में, आधा पड़ता है इंडिया में। मेरी बात आई समझ में? आधा पड़ता है इधर अक्साई चीन वाले इलाके में और आधा पड़ता है
इंडिया में। अब है क्या, इस बात को आप इधर से ऐसे देख के समझ लो, ठीक है। ये है सियोक रिवर, ये जा रही है सियोक रिवर, ठीक है, ये है सियोक रिवर, और ये है गलवान रिवर जो यहां से निकल रही है। ये है एलएसी का, जो चाइना के साथ अक्साई चीन का इलाका गया, और ये है इंडिया का बॉर्डर। क्लियर है। ये जो इसके बीच में इलाका देख रहे हो ना, ये 8 किलोमीटर के आसपास का है। क्लियर है, ये 8 किलोमीटर के आसपास का है इलाका। यहां से चाइना की, ये इधर पेट्रोलिंग चलता है इंडिया और चाइना का। क्लियर है ऐसा। अब चाइना ने क्या काम कर दिया, इस नदी के किनारे किनारे उसने क्या कर दिया कि रोड का निर्माण कर दिया। तो भैया आप विवादित क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो, मेरी बात आई समझ में, ठीक है ऐसा। तो इस वाले इलाके में उसने क्या कर दिया, ठीक है, एक रोड का निर्माण कर दिया जो गलवान घाटी मुद्दा कहलाया। क्लियर है, ये विवाद चलता रहा। दूसरा चीज चाइना क्या काम करना चाह रहा है, दूसरा चीज ये है कि ये जो हिस्सा है ना, ठीक है, अब ये चाइना वाला हिस्सा, अक्साई चीन का हिस्सा, ये इधर वाला, ठीक है। अब चाइना क्या काम कर रहा है, एक रोड बना रहा है, ठीक है, सीपीईसी रोड, सीपीईसी रोड एक चाइना बना रहा है। चाइना एक रोड बना रहा है सीपीईसी रोड, ठीक है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रोड, ठीक है। इस रोड के जरिए क्या हो रहा है, अभी तक चाइना का जो था पेट्रोलियम का हिस्सा, वो नीचे से अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी होते हुए जाता था। अब वो एक रोड बना रहा है पाकिस्तान के सहयोग से, ठीक है, क्योंकि भारत को दो ही देशों से खतरा है। ये तो है पानी वाला हिस्सा, भारत को दो ही देशों से खतरा है, एक पाकिस्तान एक चाइना। आ रहा है मेरी बात समझ में ऐसा। तो भारत को कमजोर करने के लिए चाइना और पाकिस्तान या तो दोनों एक साथ वार कर दें, आ रहा है समझ में ऐसा, या फिर कोई ना कोई दूसरी प्लानिंग हो। मेरी बात आई समझ में, ठीक है ऐसा। ये वाला सीन जो है वो चल रहा है कि चाइना ने मान लो अगर युद्ध किया तो पाकिस्तान इसका साथ दे दे, पाकिस्तान ने किया तो चाइना साथ दे दे, ठीक है ऐसा। तो ये दोनों आपस में मिलके काम कर रहे हैं और एक सीपीईसी रोड बना रहे हैं। इस रोड को काटने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा मुद्दा क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक एयरपोर्ट है दौलत बेग, वो एयरपोर्ट है दौलत बेग, ठीक है ऐसा। क्लियर हो गया। अगर हम इसी गलवान रिवर जो ऐसे जाके ऐसे सियोक में मिल रही है, इसी गलवान रिवर के साइड साइड एक रोड बना ले, ठीक, हम भी, तो ये सीपीईसी रोड को हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, काट सकते हैं। तो इंडिया ने भी एक रोड यहां पे बना ली, ठीक है, डीएसडीबीयू रोड, हाँ, दौलत सियोक बेग ओल्डी रोड ऐसा, ठीक है, डीएसडीबीयू रोड बना ली इधर। तो यही मुद्दा चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है। पहला मुद्दा कौन सा, मैकमोहन लाइन की बाउंड्री, दूसरा गलवान घाटी मुद्दा, सीपीईसी रोड, डीएसडीबीयू रोड। क्लियर है, यही मुद्दा पूरी तरह से चाइना और इंडिया के बीच में है। आ रहा है मेरी बात समझ में। चाइना बार बार इस बात को दर्शाते रहता है कि वो इस बात को मानने से इनकार करता है, मैकमोहन लाइन को, ठीक है। और ये बात मान के 1962 के टाइम पे उसने युद्ध तो छेड़ दिया और जीत भी गया, ठीक है। लेकिन आज का सीन जो है वो सीन है 2022 का, और बैठे हैं बाबा साहेब मोदी जी। आ रहा है समझ में, ठीक है ऐसा। अब इस ताक में चाइना का ये जो सोच है आक्रमण का, ठीक है, अब वो खाली एक बार करके तो दे। एक बार भी अगर अब युद्ध हुआ तो मोदी जी चाइना वालों को, और देखो केकड़ा मेकड़ा खा के कोई यहां तक तो पहुंचेगा नहीं। अब सीधी सीधी बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो जब उसके लिए चाहिए अच्छा खासा हिसाब किताब, ठीक है, वो है किसके पास, मोदी जी के पास है। अभी छिल के और छोटा कर देंगे, आ रहा है समझ में, ठीक है ऐसा। तो ये हिस्सा बनेगा, इसलिए अभी चाइना, ठीक है, युद्ध के पक्ष में है नहीं और हम पूरी तरह से मूड में हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है ऐसा। तो यही मुद्दा था इंडिया और चाइना के बीच में जो अब तक चलता आ रहा है।